हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात करने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी पे और देखेंगे इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे वर्क की। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे कि आप सुबह उठते होगे, स्कूल जाते होगे, आते होगे, खेलने जाते होगे और फिर वापस आके सो जाते होगे। तो अकॉर्डिंग टू यू आपने एक दिन में बहुत सारा काम किया। आप स्कूल गए, आप कोचिंग गए, आपने पढ़ाई की, आपने खेला, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। And according to physics, work is said to be done only when the force applied on a body makes the body move. Okay? जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, यानी वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करे, तभी जाके कहा जाता है फिजिक्स में कि वर्क हो रहा है। नहीं तो ऐसे वर्क नहीं होता। इफ योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देयर इज नो वर्क। ये देखेंगे आगे चल के मोर डिटेल में, बट अभी के लिए आप यही समझो कि वर्क तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट मूव करे। जैसे कुछ एग्जांपल है वर्क डन कब कब हो सकता है। अ मैन व्हाइल पुशिंग अ कार, अ हॉर्स व्हाइल पुलिंग अ कार्ट। हॉर्स जब फोर्स लगाता है कार्ट पे और कार्ट आगे बढ़ती है, तब कहा जाता है कि काम हो रहा है। अ बॉय गोइंग अपस्टेयर्स। इसी स्टेटमेंट से आती है वर्क की कॉन्सेप्ट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, कि ये जो काम हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। तो देयर आर टू फैक्टर्स। पहली है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया, और दूसरी है द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स, यानी आपने जो फोर्स लगाया था उस ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वर्क। तो यहां से हम कह सकते हैं वर्क is product of force and displacement caused by the force. तो force into displacement, यहां से वर्क की फॉर्मूला निकल के आती है। वर्क इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो शॉर्ट में समझाते हैं इसे। जैसे कि एक केस इमेजिन करो, आप सुबह सुबह जा रहे हो स्कूल बस से। आप घर से निकले स्कूल बस पकड़ने के लिए अपने पास वाले बस स्टैंड पे। तो आप बस में बैठे और बस मान के चलो कवर किया 5 अलग अलग रूट्स, 5 अलग अलग रूट से होके आपके स्कूल पहुंची। एंड बस ने जो रूट लिया उससे आपके घर की और आपके स्कूल की डिस्टेंस मान के चलो है 10 किलोमीटर, मान के चलो। एंड ये थी आपकी घर एंड ये है बस स्टॉप। ठीक है, अब यहां से यहां आए, यहां पे बस आई, बस मान के चलो एक ये रूट ली और यहां से इधर टर्न की, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, एंड फाइनली मान के चलो यह है स्कूल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में होता है कि ये आपके घर से आपके स्कूल तक की दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो न्यूटन मीटर का एक स्पेसिफिक नाम है जिसे हम कहते हैं जूल। ओके, और एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि डिफाइन 1 जूल। तो उसे डिफाइन करते हैं ऐसे, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन applied on any object displace a body through a distance of 1 meter. तो ये थी SI यूनिट ऑफ वर्क। अब समझते हैं CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। वी डिफाइन जूल एज न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन की CGS यूनिट होती है डाइन और मीटर की सेंटीमीटर। तो ये हो गई डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर का एक स्पेसिफिक नाम है जिसे हम कहते हैं अर्ग।
और यहाँ से हम एक रिलेशनशिप भी डिराइव कर सकते हैं बिटवीन जूल एंड अर्ग। हमें पता है 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, एंड 1 न्यूटन होता है 10 to the power 5 डाई, एंड 1 मीटर होता है 10 to the power 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आई 10 to the power 5 और 10 to the power 2, तो बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, 10 to the power 7 9 सेंटीमीटर होगी अर्ग। तो यहाँ से आई 1 जूल इक्वल्स 10 to the power 7 अर्ग। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात थी वर्क से रिलेटेड, आप नोट करते चलो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो वर्क को समझते हैं थोड़ा और डिटेल में कुछ सिचुएशंस लेके। ये है केस 1। सपोज हियर इज एन ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुई इस डायरेक्शन में 4 मीटर तक। तो हमसे पूछा फाइंड द वर्क डन। तो इस केस में स्टूडेंट आसान है वर्क डन निकालना। वर्क डन क्या होती है? वर्क होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं फोर्स है 10 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर की। तो यहाँ से 10 इंटू 4 इज 40 न्यूटन मीटर होता है जूल। तो 40 जूल का काम हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, आई मीन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया हो और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, तो ऐसे केसेस में हो जाती है वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव। और ऐसा एग्जांपल डे टू डे लाइफ में बहुत सारा, आप कुछ भी आगे पूछ करो। और ये जो वर्क डन है पॉजिटिव क्यों होगा ये भी हम आगे चल के समझेंगे। अब ये है दूसरी केस। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया से 10 न्यूटन और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुई इस डायरेक्शन में। ऐसा कब पॉसिबल है? आप कुछ टाइम ले लो सोचने का, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है वो सिचुएशन। अगर सोच लिया तो बहुत अच्छा, और नहीं सोच पाए तो लेट मी हेल्प यू। जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी काम करते हो तब आता है इस तरह का सिचुएशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ और हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रही है नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। तो ऐसे केसेस में जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो होता है वो नेगेटिव वर्क डन। और इसमें वर्क हम कैलकुलेट करते हैं -Fs, और ये -Fs का क्या कॉन्सेप्ट है आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गई -10 न्यूटन इंटू 4 मीटर, तो ये हो गई -40 न्यूटन मीटर। एंड -40 न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं -40 जूल। अब ये थर्ड केस देखो। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने फिर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, ऑब्जेक्ट के आगे एक वॉल थी बहुत बड़ी सी। तो इस केस में क्या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो पाएगा? फोर्स तो आप लगा रहे हो, तो इस केस में क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा अपने इनिशियल पोजीशन से? फोर्स तो आप लगा रहे हो 10 न्यूटन की, ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी पड़ रही है, बट यहाँ पे ये जो वॉल है वो इस ऑब्जेक्ट को आगे नहीं आने देगा। तो इस केस में जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है नो वर्क डन। और इसे भी अगर सॉल्व करना हो तो वर्क होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 10 न्यूटन की एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर, तो ये हो गई 0 जूल। यहाँ पे काम हुआ ही नहीं। यही कहता है फिजिक्स कि जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और वो डिस्प्लेस हो तभी जाके वर्क डन होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, तो यहाँ पे नो वर्क डन या 0 वर्क डन। अब समझते हैं वर्क को कुछ स्पेशल तरीके से। ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स लगाया इधर इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट मान के चलो हो रही है इधर। होता है ऐसा सिचुएशन कभी कभी, जब कभी आप इंक्लाइंड प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या कभी बाइक वाइक निकालते होगे घर से और थोड़ा स्लैंटिंग सरफेस हो, तो यहाँ से ये जो एंगल बन रही है इसे हमने लिया थीटा। ठीक है, तो हमने तो अभी तक पढ़ा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और ये जो थीटा है उसे हम लेते हैं कॉस में, तो ये हो गई कॉस थीटा। तो वर्क की जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो इस पे बेस्ड है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। और जो हमने पहले पढ़ाया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे कि वर्क डन कहाँ किस तरह से हो रहा है।
तो ये रही फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और कॉस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, कॉस इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कौन कौन से एंगल पे हमें वर्क डन पढ़ना है, कौन कौन से कॉस थीटा की वैल्यू पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो है एक पहला कॉस 0, दूसरी कॉस 90 और तीसरी कॉस 180। कॉस 0 और 90 की वैल्यूज तो पता होंगी, कॉस 0 होती है 1, कॉस 90 होता है 0 एंड कॉस 180 स्पेशल है, इसका होता है -1। ये याद कर लो। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन्हीं 3 वैल्यूज पे बेस्ड है। सो आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर। वर्क जो एक्चुअली डिराइव करते हैं वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब समझते हैं कंडीशन फॉर नो वर्क डन, यानी वर्क डन 0 कब कब हो सकती है। तो पहली बात जब फोर्स 0 हो, दूसरी बात जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और तीसरा एक स्पेशल केस है, ये समझो। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स हमने लगाया इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर है, यानी थीटा अभी है 90 डिग्री एंड कॉस 90 पे होता है 0, राइट। अगर मान के चलो इस केस में फोर्स जो लगाया हमने वो थी 10 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट हुई मान के चलो थी 2 मीटर, ओके। और अगर यहाँ पे वर्क डन हम निकाले तो होगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ आई 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर एंड कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो हम करेंगे 0। तो 10 इंटू 2 इंटू 0 इज 0 जूल। तो ये थी तीसरी कंडीशन जहां पे वर्क डन 0 होता है, विच मीन्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री हो, तब भी वर्क डन 0 ही होता है। तो 3 केसेस हैं, कंडीशन फॉर नो वर्क डन या फिर कंडीशन व्हेन द वर्क डन इज 0। और इस कॉन्सेप्ट से बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो कुछ केसेस देख लेते हैं। पहली, अ कुली कैरिंग लोड। सपोज दिस पर्सन इज अ कुली एंड इज कैरिंग अ लोड, ओके। तो इसे समझते हैं ये काम कैसा कर रहा है। कुली इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है, थीटा यहाँ है 90 डिग्री, यानी वर्क डन बाय अ कुली इज 0। तो हम कह सकते हैं when a coolie carry a load on horizontal ground, carrying a load on his head, no work is done against the force of gravity because the displacement of load is normal to the direction of force of gravity। एक बात का ध्यान रहे कि कुली का जो वर्क डन है अगेंस्ट ग्रेविटी 0 होता है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ तो काम कर रहा है वो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द कुली डज वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ही मूव्स विद द लोड। अब समझते हैं कि स्पेशल केस रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जैसे ये एक डायग्राम है जहां अर्थ रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। यहाँ पे अर्थ का डिस्प्लेसमेंट देखो इस डायरेक्शन में, राइट, और जो फोर्स लग रही है इधर लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब देखो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रही है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और जब ये दोनों केसेस आई मीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 होगा ही होगा। ये तो थी एक पॉइंट की बात कि अर्थ एक पॉइंट पे कितना काम करता है, लेकिन अब दूसरी केस लेते हैं कि अर्थ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा के अगर वापस इसी पोजीशन पे हो तो वर्क डन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन तो यही थी और वापस रिवॉल्व होके यहीं पे आ गई है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 0। यही कहता है फिजिक्स, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं अर्थ का एक राउंड ट्रिप यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो अर्थ काम करता है वो है 0। अब मान के चलो अर्थ है यहाँ पे, फोर्स तो इधर लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ भी देखो ये जो थीटा बन रहा है यानी एंगल बन रहा है वो है इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी वर्क डन 0 हो, यानी अर्थ हाफ ट्रिप लगाए, फुल ट्रिप लगाए या फिर अपने एक्सिस पे ही रोटेट करे तो हमेशा वर्क डन अर्थ की 0 होगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, जैसे कि स्टोन को उसे गोल गोल घुमाओ,
और मान के चलो ये घूम रही है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है सेंटर की तरफ उसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो थीटा फिर से आई 90 डिग्री। तो यहाँ भी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जब परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन 0 है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे गर्ल कैरिंग अ बैग, यहाँ पे एक लड़की बैग लेके जा रही है, हम नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और लड़की जाएगी इस डायरेक्शन में, यानी बैग को लेके जा रही है इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो होगी वर्क डन 0। वुमेन कैरिंग अ वेसल, ये वुमेन मान के चलो इस डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हो गई इधर, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो यहाँ भी थीटा है 90 डिग्री, तो यहाँ भी नो वर्क डन। अब समझते हैं नेगेटिव वर्क डन इन डिटेल। जैसा कि मैंने पहले कहा था, नेगेटिव वर्क डन डिटेल में समझाएंगे। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाया गया इस डायरेक्शन में, बट डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच जो एंगल है वो देखो कितने की है, 180 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ कॉस, कॉस 180 होता है -1। और अगर वैल्यूज ले, सपोज 20 न्यूटन की फोर्स लगी यहाँ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ मान के चलो 2 मीटर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स है 20 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर्स की, एंड कॉस थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे कॉस का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 20 इंटू 2 इज 40 न्यूटन मीटर इज जूल, और ये -1 इज -40 जूल। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री। और ऐसा केस कब होता है, जब कभी भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, जैसे एक बॉल को ऊपर थ्रो करो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन पुशिंग अ ब्लॉक ऑन अ हार्ड सरफेस, तब भी वर्क डन नेगेटिव होगी। समझते हैं कैसे। ये एक टेबल है, यहाँ पे रखा गया है एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हमने फोर्स लगाया, मान के चलो 10 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होगी, मान के चलो डिस्प्लेसमेंट हुई 2 मीटर्स। बट ये जो क्लोज कॉन्टैक्ट में है ये ऑब्जेक्ट इस टेबल के, यहाँ पे एक फोर्स डेवलप्ड होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में। और अगर फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होगे तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। तो यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे केसेस में वर्क डन हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि थीटा यहाँ हो जाता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे कॉस थीटा होता है -1। So here are a few more examples of negative work done. पहली है the work done by gravitational force when one climbs a tree. जब कभी भी कोई भी ट्री पे चढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के नीचे की तरफ लगती है, और उस पर्सन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री, तो इस केस में हो गई नेगेटिव वर्क डन। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे द वर्क डन बाय अ ग्रेविटी ऑन अ रॉकेट गोज परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स। और भी है द वर्क डन बाय अस ऑन पुलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। जब कभी भी आप कुआं से पानी निकालते हो तो जो बकेट है आप ऊपर की तरफ खींचते हो, और ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ, तो हो गया 180 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो नेगेटिव वर्क डन। अब समझते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमने इतना देखा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो चलो सब प्रैक्टिकली समझ ही लेते हैं। तो क्या होता है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हमें पता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसे ऐसे ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स को mg लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादातर मान के चलो अपर डायरेक्शन में हो रही है तो कह सकते हैं mg इंटू एच या फिर mgh। और इस केस को भी हमें अगले वीडियो में देखना है ज्यादा डिटेल में, जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और चलो थोड़ी सी और समझ लेते हैं। यहाँ पे एक केस है, टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने कहा मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी 5 kg। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी मास है 5 kg,
और इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो है 10 न्यूटन की, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है मान के चलो 1 मीटर। यानी फोर्स लगा इधर, डिस्प्लेसमेंट हुई इधर, और हमने कहा कि अब बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे कितना है। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगता ही लगता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी, और इसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स भी है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करके ले आए 50 जूल तो आंसर गलत है, क्योंकि ये देखो ये जो फोर्स है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल है कितनी है, हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री, और जब कभी भी कॉस की वैल्यू 90 डिग्री हो तो वर्क डन होता है 0। तो इस केस में वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है 0। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वर्क कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? तो वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब समझते हैं पावर। अब बहुत लोग इसे पार भी कहते हैं। सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पार या पावर, और द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। तो चलो मेजरमेंट करते हैं पावर की। इफ वर्क W इज डन इन टाइम t, यानी किसी काम को t टाइम में किया गया, तो पावर हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पे रेट है, और पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में जब कभी भी रेट आती है तो अपॉन टाइम हो जाता है, यानी ये फैक्टर डिपेंड करती है टाइम पे, और इन सिंपल वर्ड कितना टाइम लिया गया किसी काम को करने में। आई एम रिपीटिंग अगेन, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू डू द वर्क, where W is work done and T is time. And power spent by a source depend on, यानी पावर किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। तो पहली हो गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना काम किया गया, या फिर सोर्स ने कितना काम किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और दूसरी उस काम को करने में कितना समय लिया गया, यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स एंड द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द वर्क। एंड पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे करती है। अब समझते हैं यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो हम कह सकते हैं वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, टाइम की सेकेंड, तो ये आई जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड का एक स्पेसिफिक नाम है जिसे हम कहते हैं वाट, यानी पावर की ऐसा यूनिट हो गई वाट। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 वाट, तो 1 वाट हम डिफाइन करते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन वी से 1 वाट ऑफ पावर इज अप्लाइड। ओके, अब समझते हैं सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, यानी छोटी यूनिट। और हमने यहाँ से पढ़ा वाट इक्वल्स जूल अपॉन सेकेंड, एंड जूल की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, और सेकेंड की सेकेंड ही होती है, तो ये आई अर्ग पर सेकेंड। और दोनों के बीच रिलेशनशिप, तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, तो हम कह सकते हैं 10 to the power 7 अर्ग पर सेकेंड। तो यह है रिलेशन बिटवीन वाट एंड अर्ग पर सेकेंड। एंड पावर की और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे बड़ी यूनिट किलोवाट कहते हैं के डब्ल्यू, और एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, जिसे हम एचपी कहते हैं। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। अब समझते हैं एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, तो हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। और एनर्जी हम ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए आप समझ लो एनर्जी की डिफिनेशन, एंड लाइक वर्क एंड पावर, एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल,
और CGS हो जाएगी अर्ग, और रिलेशन वही वर्क वाला 1 जूल इक्वल 10⁷ अर्ग। यहाँ एनर्जी और वर्क की ऐसा यूनिट सेम होती है, और अगर एनर्जी की बड़ी यूनिट की बात करें तो होती है वाट आर। जिसे हम ऐसा लिखते हैं, और एक और यूनिट होती है किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आर, और 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 वाट, क्योंकि जहाँ किलो का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ 1000 का कॉन्सेप्ट आता है। सुने होंगे किलोग्राम, एंड 1 आर में होते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं 1000 वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 हो गई 3600 सेकेंड। यहाँ से 36 1 2 3 4 5 यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये जूल पर सेकेंड है। तो 1 किलोवाट में होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और एनर्जी की एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through potential difference of 1 volt. 1 electron volt equals charge of 1 electron into 1 volt. चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। तो ये यहाँ से आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये थी इंट्रोडक्शन अबाउट वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब करते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो पहली क्वेश्चन है, बॉय ऑफ मास 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof at a height of 8 meter in 5 seconds. Calculate पहली the force of gravity acting on the board, पहली the force of gravity acting on the boy, दूसरी the work done by him against gravity, third the power spent by boy। और हमें कहा है टेक g इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो गिवन फैक्ट्स हैं वो है मास ऑफ द बॉय विच इज 40 kg, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर, एंड यहाँ दिया है टाइम 5 सेकेंड्स। हमसे पूछा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास है 40 kg इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें बोला है लेने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आई 40 इंटू 10 इज 400, एंड फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो ये रही 400 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। सेकंड क्वेश्चन है, वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 400 न्यूटन का, इनटू डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर का। तो 4 इंटू 8 इज 3200 जूल। एंड थर्ड द पावर स्पेंड बाय द बॉय। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन था 3200 इन 5 सेकेंड। तो यहाँ 6 टाइम्स 4 टाइम्स 0, so it's 640 वाट। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स देख के डर जाते हैं। न्यूमेरिकल्स देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या है और फॉर्मूला रखो दिमाग में, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kg to a height of 2.5 meter in 5 seconds. Calculate first the work done and second the power developed by him. Take G equal to 10 Newton per kilogram. तो दिया क्या है, लोड 200 kg, हाइट दिया यानी डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर, और टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। अब ये KGF देख के घबराना मत,
क्योंकि kgf इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एंड 1 kgf इक्वल्स 9.8 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली, और हमें यहाँ कहा है टेक जी इक्वल टू 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो यहाँ पे 200 किलोग्राम फोर्स है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये 200 को 10 से। तो यहाँ पे फोर्स हो गई mg, मास है 200 kgf इंटू 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये आई 2000 न्यूटन। ऐसे कन्वर्ट करते kgf को न्यूटन में। अब यहाँ से वर्क डन निकालो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 2000 न्यूटन का, इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 2.5 मीटर। तो 2.5 इंटू 2 इज 5 और यहाँ 1 2 3 0। तो इतना जूल का काम हुआ यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन है पावर डेवलप्ड बाय हिम। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क है 5000 जूल का, टाइम लिया 5 सेकेंड, 1000 टाइम्स 12,000 वाट, यानी वेट लिफ्टर ने जो पावर डेवलप किया वो है 1000 वाट की। थर्ड क्वेश्चन, a machine raises a load of 750 newton through a height of 16 meter in 5 seconds. Calculate the energy spent by the machine. Second, the power of the machine if it is 100% efficient. तो गिवन है फोर्स 750 न्यूटन, हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो 16 मीटर एंड टाइम 5 सेकेंड। हमसे पूछा एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आती है एनर्जी एंड वर्क बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट, यानी एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन इक्वल टू वर्क डन बाय द मशीन। और ये टॉपिक हम कवर करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में। अभी के लिए आप ये समझ लो एनर्जी स्पेंट इक्वल टू वर्क डन। तो एनर्जी हो जाएगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 750 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर का। तो 750 इंटू 16, तो 75 इंटू 6 होता है 450 एंड 75 इंटू 10 750, 750 प्लस 450 इज 1200 और प्लस एक और 0। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्पेंड हुई वो है 12,000 जूल। द पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज 100% इफिशियंट। 100% इफिशियंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जितना वर्क इनपुट था उतना ही वर्क आउटपुट है। और ये टॉपिक हमें कवर करना है सिंपल मशीन में। और इन सिंपल वर्ड यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, यानी वेस्टेज नहीं हो रहा। वैसे तो एनर्जी वेस्ट नहीं होता क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कह सकते हैं डिग्रेड हो गया। तो यहाँ पावर हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी 12,000 जूल की एंड टाइम 5 सेकेंड में। डिवाइड कर दो 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 0, तो 2400 वाट। और एफिशिएंसी हम कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric heater of power 3 kilowatt is used for 10 hours. How much energy does it consume? Express your answer in kilowatt hour, दूसरी जूल। देखो यहाँ पे पावर गिवन है 3 किलोवाट। किलोवाट पावर की यूनिट है और टाइम दिया हुआ है 10 आवर, राइट। हमें पता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से एनर्जी हो गई पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी पावर है 3 किलोवाट की इंटू टाइम 10 आवर। 3 इंटू 10 इज 30 किलोवाट आवर। ओके, ये थी पहली। अब दूसरी इसे एक्सप्रेस करते हैं जूल में। तो हमें पता है 1 किलो वाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो यहाँ से 30 किलो वाट आर को कन्वर्ट कर लो जूल में। तो ये हो गई 30 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो 36 इंटू 3 होता है 108 और ये डेसिमल
10.8 और ये 0, तो 108 इंटू 10 टू द पावर 6। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 1.08 इंटू 10 to the power 6 joule. Now next question, a pump is used to lift 500 kg of water from a depth of 80 meter in 10 seconds. Calculate the work done by the pump, the power at which pump works, and the power rating of the pump if its efficiency is 40%. और हमें कहा है take G equal to 10 meter per second square. तो जो given data है लिख लो, mass of water is 500 kg और डेप्थ, हाइट या डिस्प्लेसमेंट जो कह लो दिया है 80 मीटर्स एंड टाइम इन 10 सेकेंड्स। हमसे कहा पहले निकालो वर्क डन बाय द पंप। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स निकाल लो, फोर्स हो जाएगा mg, तो मास है 500 इंटू जी हमसे कहा लो 10, तो आई 5000 न्यूटन और वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स है 5000 न्यूटन इंटू हाइट या डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर्स की, तो 5 इंटू 8 होता है 40 और ये 4 0 जूल, या फिर 4 इंटू 1 2 3 4 5, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, ये थी ये। अब दूसरी क्वेश्चन बी, द पावर एट विच द पंप वर्क्स। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल अपॉन टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ से एक 0, यहाँ बची 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वाट, या फिर इसे किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 40,000 हो जाएगी 40 किलोवाट। C, the power rating of the pump if its efficiency is 40%. तो efficiency क्या होता है? efficiency हो जाता है useful power upon power input upon power input। तो हम लिख सकते हैं efficiency की वैल्यू 40% यानी 40 अपॉन 100, यूजफुल पावर है 40 किलोवाट की अपॉन पावर इनपुट, तो ये पावर इनपुट आई 40 इंटू, अब ये 40 अपॉन 100 ले जाओ इक्वल के वो साइड, तो वो होगी 100 अपॉन 40, तो ये कैंसिल, तो पावर इनपुट है 100 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट, एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझो, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम पावर को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां से हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एवरेज स्पीड, या फिर वेलोसिटी भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को। तो पावर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं फोर्स इनटू एवरेज स्पीड या फिर स्पीड। पावर दिया है 40 किलोवाट का, फोर्स दिया है 20,000 न्यूटन का, इनटू वी, तो वी हो जाएगी 40 किलोवाट, उसे वाट में कन्वर्ट कर लो, तो 40,000 अपॉन 20,000, तो ये कैंसिल 20 से 2 टाइम्स, तो वेलोसिटी आई 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ध्यान रखना, पावर अगर वर्क अपॉन टाइम है तो वर्क को हम लिखते हैं F इंटू एस, और यहाँ से S अपॉन टी हम हटा भी सकते हैं, और S अपॉन टी होता है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
It takes 20 seconds for a person A of mass 50 kg to climb up the stairs, while another person B of same mass does the same in 15 seconds. Compare the पहला work done and second the power developed by the persons A and B. तो कंपैरिजन का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। गिवन तो दोनों का डेटा लिख लो, यहाँ ए का यहाँ बी का। ए का मास दिया है 50 kg और बी का मास दिया है सेम 50 kg। ठीक है, और ए काम कर रहा है 20 सेकंड में और बी काम कर रहा है 15 सेकंड में, और हमसे पूछा कंपेयर द वर्क डन। तो पहला बात ये ध्यान दो, वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करती, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, राइट, वो तो पावर है जो डिपेंड करती है। सो वर्क डन बाय ए विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय बी, क्योंकि कहीं देखा वर्क का फॉर्मूला में टाइम का ऐसा कुछ मेंशन हो, या हमने जो भी डिराइव किया वर्क से रिलेटेड वहां टाइम का कॉन्सेप्ट हो, नहीं था, टाइम तो पावर में ही आई थी। वर्क डन बाय ए विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय बी बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां से ये रेशियो निकल के आई 1:1 की। अब दूसरी क्वेश्चन, पावर डेवलप्ड बाय पर्सन ए एंड बी, तो पावर डेवलप्ड बाय पर्सन ए अपॉन पावर डेवलप्ड बाय पर्सन बी, और पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय पर्सन ए अपॉन टाइम टेकन बाय पर्सन ए अपॉन पावर डेवलप्ड बाय बी हो जाएगी वर्क डन बाय पर्सन बी अपॉन टाइम टेकन बाय पर्सन बी। तो इसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाए बिना भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वर्क डन ए और बी की रेशियो थी 1/1 की या फिर 1:1 की, तो 1 अपॉन टाइम टेकन बाय ए देखो कितना है 20 सेकेंड अपॉन वर्क डन बाय बी, इसे भी 1 ले लो, अपॉन टाइम टेकन बाय बी 15 सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर 1/15 है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो आई 1/20 इंटू 15/1। तो सिंप्लीफाई कर लो, 4 टाइम्स 5 3 टाइम्स 5, तो पावर डेवलप्ड बाय पर्सन ए अपॉन पावर डेवलप्ड बाय पर्सन बी आ गई 3/4, या फिर ऐसा 3:4 की। तो ये थी कहानी वर्क पावर एंड एनर्जी की। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करते रहना, और बुक में और भी क्वेश्चंस थे, आप उसे प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, विच विल बी ऑन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी।